बस्तर एक बार फिर से सुर्खियों में है। लाल आतंक, नक्सलवाद और माओवादी खूरेजी हरकतों की वजह से बस्तर एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि आज बुधवार को बस्तर अंचल में कई सालों से चुप पड़े हुए नक्सलियों ने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया है और एक वाहन में विस्फोट करने के बाद 11 जवान, जिनमें एक ड्राइवर भी शामिल है, विस्फोट में शहीद हो गए। बस्तर पिछले कई सालों से, हम यूं कह लें कि पिछले 2-2.5 दशकों से अशांत है। सरकारें कोशिश कर रही हैं वहां शांति लौटाने की, लेकिन इंसर्जेंसी, आतंकवाद, लाल लड़ाके, माओवादी वहां लगातार सक्रिय हैं और बीच बीच में वो इस तरह की खूनी वारदातों को अंजाम देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस्तर में उनका वर्चस्व है। आइए इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार, सीनियर व्यंग्यकार, साहित्यकार, अनेक उपाधियों से जिनको नवाजा जा सकता है, श्री गिरीश पंकज जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। सर, ये जो बस्तर की आज की घटना हुई है, इसको आप एक बार फिर से किस रूप में इसका आकलन करेंगे? ऐसा है रमेश, इसको तो मैं नक्सलियों की कायराना हरकत ही कहूँगा। और ये हरकत पिछले कुछ सालों से लगातार जारी है। कई बार मैं समझ नहीं पाता कि ये कौन सी इनकी पॉलिटिक्स है कि मानव मनुष्यों की निर्ममता के साथ हत्या कर देना और कहना कि हम लोग क्रांति कर रहे हैं। ये कैसी क्रांति है जो खून पीकर भी अब तक शांत नहीं हो पाई है। पिछले 4 दशकों का अगर हम इतिहास देखें नक्सलियों का, तो हम पाते हैं कि उन्होंने अब तक 1,500 लोगों की हत्याएं की हैं। इसमें 100 से ज़्यादा तो जनप्रतिनिधि शामिल हैं। सीधे साधे गांव के आदिवासी, उनको मुखबिर समझकर मार डालना, किसी नेता की निर्मम हत्या कर देना, तो ये हत्या उनका दरअसल चरित्र हो गया है। यह अपने आप में आतंक फैला करके अपने अस्तित्व को बताने की हरकत है, जो समय समय पर नक्सली अंजाम देते रहते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सिर्फ लाशें गिनते रह जाते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मार दिए गए, बड़े बड़े नेता शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा है। पिछली सरकार भी सिर्फ कहती रही कि हम निपटेंगे, वर्तमान सरकार भी कह रही है हम निपटेंगे, आने वाले समय में भी दिल्ली में बैठी सरकार भी कहेगी कि ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। लेकिन इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब नहीं मिल पा रहा है। यह नक्सली नासूर पता नहीं कब ठीक होगा, इस पर हमें गंभीर चिंता करनी होगी। आपको क्या लगता है कि नक्सली वारदातों का पैटर्न अगर एनालिसिस किया जाए तो सुरक्षा बलों के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि नक्सली अब बौखलाए हुए हैं। वो सुरक्षा बलों पे, ठीक है कि आज की घटना में उन्होंने हमला किया है, लेकिन उन्होंने आम नागरिकों पे हमला करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। और बनिस्बत इसके कि वो संगठित होकर जिस तरह से वारदातें करते थे, अब वो घात लगा के हमले करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके पांव उखड़ रहे हैं बस्तर से? ने पांव तो निसंदेह उखड़ रहे हैं। कि हम यह भी देखते हैं कि जब से लोन वर्राटू शुरू हुआ, घर वापसी अभियान पुलिस ने शुरू किया, उसके बाद से अब तक सैकड़ों नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। कल ही 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। मतलब नक्सलियों के बीच में अभी भी ऐसे बहुत से नौजवान हैं, भटके हुए लोग, जो आत्ममंथन करते हैं और ये समझते हैं कि ये गलत रास्ता है। विरोध का ये हिंसक रास्ता ठीक नहीं है, बर्बर रास्ता है। इसके विरुद्ध
खड़े होने का साहस कुछ लोग करते हैं और वो देश राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग जिद वाले हैं जिनको लगता है कि नहीं, जब तक हम खून नहीं बहाएंगे, जब तक प्रशासन को हम सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। और मैं कई बार सोचता ये किसको सबक सिखाना चाहते हैं। निर्दोष बेचारे जवान जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, जनता की सेवा में वो इधर से उधर यात्राएं करते हैं, घूमते फिरते हैं ताकि कहीं कोई ऐसी वारदात तो हो जाए, तो उनको सबक सिखाने के लिए वो एलईडी लगा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे। तो ये एक तरह से छिप कर किया गया वार हमेशा कायराना हरकत कहा जाता है, और नक्सली यही कर रहे हैं और उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। मैं तो आज इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल उनकी भी बुरी गत होगी, वे भी मारे जाएंगे। इनकाउंटर होता है, कुछ दिन पहले 2 महिला नक्सली भी मारी गईं और बीच बीच में इनकाउंटर पे होता है और मारे जाते हैं। तो ऐसे लोग की अंत में यही गति होती है कि वे मुठभेड़ में मारे जाते हैं, और ये वो न समझे कि वो बड़ा भारी काम कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनके शहीद स्तंभ मैंने अंदर देखे। सुदूर नारायणपुर की पदयात्रा पे जब मैं 5 दिनों की नक्सलियों से मिलने के लिए हम लोग गए थे, तो मैंने देखा वो नक्सलियों के स्तंभ आज तक सुरक्षित हैं। पुलिस भी वहाँ तक, जवान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो अपने आप को, जब मौत उनकी होती तो अपने आप को शहीद समझते हैं, लेकिन शहीद नहीं है, वो देश के गद्दार हैं। वो हिंसा करके इस राष्ट्र के एक तरह से शत्रु बन रहे हैं। तो नक्सलियों को आत्ममंथन करना चाहिए कि ये जो खूनी वारदातें कर रहे हैं उससे कोई व्यवस्था सुधरेगी नहीं। उसके लिए तुमको मुख्य धारा में आकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपना अभियान चलाना होगा। रमेश, आप सही कह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़िए, जनता को जागरूक करिए। लेकिन ये किस तरह के नक्सली हैं? ये तो आम जनता को मतदान करने से रोकते हैं। ये तो कहते हैं कि अगर आप वोट डालने जाओगे तो हम तुम्हारी उंगली काट देंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 20% बढ़ गया है पिछले 2 चुनावों को देखें। बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही। और ये अभिनंदन है बस्तर के आदिवासियों का, जिन्हें हम कहते हैं वो लंगोटधारी हैं, कम कपड़ों में रहते हैं, बहुत कम आवश्यकता उनके जीवन की रहती है, लेकिन उनमें ये साहस है कि वे नक्सलियों की चेतावनी के बावजूद जाते हैं, मतदान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है और ये आतंकवाद की पराजय है। नक्सलियों को समझना चाहिए कि उनकी चेतावनी के बाद भी अगर आदिवासी समाज जा रहा है वोट करने, तो इसका मतलब है वो लोकतंत्र पर भरोसा करता है। उसे पूरा विश्वास है कि एक चुनी हुई सरकार आएगी, हमारा जनप्रतिनिधि आएगा तो हमारे लिए हमारा कुछ भला करेगा। तो आखिर लोकतंत्र बना किस लिए है? इसीलिए बना है कि लोक का तंत्र भला कर सके। लेकिन ये नक्सली जंगल में घूम घूम करके किसका भला कर रहे हैं? अपना भी भला नहीं कर पा रहे हैं, न देश का भला कर पा रहे हैं, समाज का भला कर पा रहे हैं, और मौके पे मौके निर्दोषी की हत्या कर देते हैं, जवानों को शहीद कर देते हैं, सामान्य लोगों को मार देते हैं। राजनेता उनके निशाने पर रहते हैं। विद्याचरण शुक्ल जैसा बड़ा आदमकद वैश्विक स्तर का नेता नक्सलियों के कारण शहीद हुआ। महेंद्र कर्मा जैसे लोग, और बहुत सारी लंबी सूची है, चुन चुन करके मारते हैं। तो मुझे लगता है कि नक्सलियों को आत्ममंथन करना चाहिए और ये रास्ता उन्हें छोड़ देना चाहिए। कई बार हम लोग मांग करते हैं, तुमने भी की है, लिखते रहते हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता होना चाहिए, सरकार बैठे, नक्सली बैठे, जनता के बीच के लोग आए, वे बैठे और मिलजुल करके कोई समाधान निकाले। ये हिंसा समाधान नहीं है। उनके जो एजेंडे हैं, मुक्तिबोध की लाइन है ना, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तो नक्सलियों से पूछना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? क्या हिंसा तुम्हारी पॉलिटिक्स है? अराजकता तुम्हारी पॉलिटिक्स है? अनाचार तुम्हारी पॉलिटिक्स है? आखिर पॉलिटिक्स क्या है? अगर तुम्हारी पॉलिटिक्स से रचनात्मकता है, बस्तर का विकास है, तो आकर के बात करनी चाहिए और शांति का माहौल बनाना चाहिए। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक वारदात हुई और उसके तार इस बात से जोड़े जा रहे हैं कि
चूंकि देश में, भारत में इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन की दुनिया भर में चर्चा है, तो कुछ बाहरी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि भारत का नाम इस तरह से इकोनॉमिक फ्रंट पे पांचवी जो आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसके तार जो जम्मू कश्मीर से जुड़े थे, जहां की ये पाया गया है कि एक खास पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन मुल्क माना जाता है, वहाँ बने हुए हथियार वहाँ बरामद हुए हैं, वो पिस्तल से निकलने वाली गोली की खोले बरामद हुई, वैसे ही हथियार बस्तर अंचल में भी बरामद होते रहे हैं। ये तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी कहा था। तो क्या लगता है ये जी शिखर सम्मेलन को बदनाम करने या दुनिया में ये मैसेज देने के लिए घटना की गई है कि भारत अभी इंसर्जेंसी से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है? नहीं, सही बोल रहे हैं। इसमें भी ये भी एक निसंदेह ये बात हो सकती है, और ये भारत की जिस तरह से निरंतर प्रगति हो रही है उसको देख करके हमारे जो तथाकथित क्या दुश्मन राष्ट्र हैं ही, वो निसंदेह भारत को अशांत करने के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बस्तर हो, वहाँ हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है जब खोखे मिलते हैं, और कभी कभी जब नक्सली मारे जाते हैं वो मुठभेड़ में, या उधर आतंकी भी मारे जाते हैं, तो उनके पास जो विदेशी हथियार बरामद होते हैं, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं से वो हथियार उन तक पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेरी चिंता इस बात की रहती है कि आखिर ये हथियार इनके पास नक्सलियों तक या आतंकवादियों तक पहुंचते कैसे हैं? हमारी सुरक्षा व्यवस्था का कहीं फेल्यूर मैं से मानता हूं कि आते हैं और वो वारदात करके चले जाते हैं। अभी लगे हाथ अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ वहाँ जवान शहीद हुए, आतंकी आए और वो वारदात करके चले गए। तो कहीं न कहीं हमारा सुरक्षा तंत्र भी मुझे लगता है कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए ये आतंकी या नक्सली हावी हो जाते हैं। सुरक्षा तंत्र के अलावा मुखबिर तंत्र भी कहा जाना चाहिए। मुखबिर तंत्र भी, ये बहुत सही बात है, क्योंकि मुखबिर तंत्र भी हमें सब पता है क्या है। बस वहाँ जम्मू कश्मीर में हो या भारत के किसी कोने में हो या बस्तर में हो, मुखबिर हर जगह है। नक्सलियों के आतंक से, नक्सलियों के डर से मुखबिर काम करते हैं और वो सूचनाएं देते हैं, तभी उनको पता चलता है, ये वारदात होती है। इसलिए कहीं न कहीं पूरे समाज को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शायर ने कहा है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आखिर नक्सलियों को ने अगर ये योजना करके जवानों को शहीद किया तो उनको पता है कि आज ये गाड़ी यहाँ से जाने वाली है, गुजरने वाली है, और इतने समय में सब व्यवस्था वो कर लेते हैं, विस्फोट कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ये सब बातों को, प्रवास को, जवानों के प्रवास को बहुत गुप्त रखने की ज़रूरत रहती है। और एक सुरक्षा वाहन पहले से गुजर करके सारी चीज़ों को देखते हुए भी चलना चाहिए। इनके पास ऐसे आधुनिक यंत्र होने चाहिए जो आने वाले समय पे जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, तो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तकनीक, कि उनको ये पता चल जाना चाहिए कि आने वाले आधे किलोमीटर में या 500 मीटर में कोई ऐसी कुछ LED वगैरह लगा के रखी गई है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ड्रोन से निगरानी होती है आजकल तो। हाँ, ड्रोन से निगरानी के समय में हम जी रहे हैं। ऐसे समय में ये हमारे ड्रोन क्या कर रहे हैं? क्या वो ड्रोन देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या वारदात हो रही है? तो ये हमें इस मामले में भी आत्ममंथन करना होगा। कहीं न कहीं हमारी जो चूक होती है उसका खामियाजा हम शहादत से भोगते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है, और वर्तमान सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेकर के अपनी ओर से कड़े कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे एक और, चूँकि आप इस विषय से गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं और आपने तो एक पुस्तक भी लिखी थी, टाउन हॉल में नक्सली। तो मैं उसका जिक्र और उसका संदर्भ देते हुए अब इस बातचीत को समेटने की कोशिश करता हूं, और आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसमें क्या आपने कोई ठोस सुझाव भी दिए थे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, मैंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। मेरा लेखन का तो हेतु यही रहता है कि मैं सिर्फ समस्या न बताऊं, समाधान की दिशा में भी उसको कुछ लिखूं। तो मैंने यही प्रयास किया। तो उस उपन्यास में मैंने ये लिखा है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, गांधीवादी लोग, समाजवादी लोग,
उसमें सत्ता का कोई व्यक्ति नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, समाज के सामान्य नागरिक बस्तर के हैं, गांधीवादी लोग हैं, वो सब मिल कर के नक्सलियों से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप ये हिंसा का रास्ता छोड़ दें। तो नक्सली कहते हैं कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों का समाधान हो जाए तो हम ज़रूर आत्मसमर्पण कर देंगे। और वो तमाम लोगों के समझाने पे, तमाम बहसों के बावजूद अंततः टाउन हॉल में आकर के नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में आते हैं। और उनकी अपनी कुछ बातें हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए, शोषण खत्म होना चाहिए, तमाम तरह की बातें हैं। तो अंत में समाधान ये है कि गांधीवादी तरीके से मैंने नक्सलियों का सरेंडर उसमें उपन्यास में करवाया है और वो मुख्य धारा में आ जाते हैं। मेरे उपन्यास की प्रेरणा मुझे उससे मिली कि जब एक दौर था 7वें दशक में, जब माधव सिंह और मोहर सिंह जैसे दस्यु हुआ करते थे, चंबल उनके भय से कांपता था, पूरा देश डरता था बस्तर ये चंबल जाने से। लेकिन विनोबा भावे के प्रयास से, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया। वर्षों पहले दुर्दांत दस्यु है, सैकड़ों हत्याएं वो कर चुके थे। तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में भी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ सामान्य नागरिक गांधीवादी लोग मिलकर ऐसा एक साझा प्रयास करते कि वो जाएं नक्सलियों से के पास जाएं और उनसे बात करें और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करें। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर नेपाल में आत्मसमर्पण किया नक्सलियों ने, आज वो सरकारों में है, प्रचंड जैसे लोग प्रधानमंत्री बने। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी नक्सलियों ने सरेंडर किया और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि बने। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर ईमानदारी के साथ प्रयास हो तो मुझे लगता है कि नक्सल समस्या दूर हो सकती है। हालांकि हम लोग ने प्रयास किया था, हमारे और कमल शुक्ला के साथ 15-16 पत्रकार नक्सलियों से मिलने सुदूर अंदर जाकर के नारायणपुर के जंगलों में हम लोग ने मिलने की कोशिश की। 5 दिन हम लोग ने यात्रा की, लेकिन वो नक्सली मिले नहीं। अगर मिलते तो कुछ बात होती और हम लोग भी आग्रह करते। उन्होंने उस समय पत्रकारों की भी हत्याएं की थी, नेताओं की और आम लोगों की करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उपन्यास में डालने की कोशिश की और उसका रचनात्मक अंत ये किया कि भाई वो सारे टाउन हॉल में नक्सली आते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। अंततः यही समाधान, चाहे वो हम नेपाल का देखें, नॉर्थ ईस्ट का देखें, तो मुझे लगता है कि नक्सलियों को भी जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कल 9 लोगों ने किया, इसके पहले भी कुछ लोगों ने किया, तो आने वाले समय में वो भी अगर आत्मसमर्पण करके देश की मुख्य धारा में आ जाएं तो मुझे लगता है कि हम पर बड़ी कृपा होगी, उनकी कृपा ही कह सकता हूँ मैं को रेखांकित करके। और मैं इस बातचीत को विराम देता हूँ कि ईमानदारी से अगर प्रयास किए जाएं तो ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा है, अच्छी बात हुई रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद।